लड़की ने दस्ताने उतारे और बस घोड़े की नाक को हल्के से छुआ। अगले ही पल घोड़ा कड़क की आवाज के साथ वहीं ढेर हो गया। उस छोटी लड़की का नाम सोफी था। बचपन से ही उसकी माँ उसे हमेशा दस्ताने पहनने के लिए मजबूर करती थी। खाना खाते समय हो या सोते समय उसे कभी भी दस्ताने उतारने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जिस किसी इंसान या जानवर को वह अपने हाथ से छू लेती तो उसका हाल उसी घोड़े जैसा रहस्यमयी तरीके से हो जाता। इसी वजह से लोग सोफी को अशुभ और शैतानी मानने लगे। उसे देखते ही लोग ऐसे घूरते जैसे कोई महामारी सामने आ गई हो। कुछ तो यह भी मानने लगे कि सोफी पर किसी दानव का साया है और वे माँ बेटी का रास्ता रोककर उन्हें धमकाने लगे। सोफी ने कहा कि मुझे वह चीज फिर से शहर में ले जाने दो, मैं लोगों को उसे खोने नहीं दूंगी। बेबस होकर उसकी माँ सिंड्रा ने शराबी डॉक्टर डटन को ढूंढा और उसे पैसे देकर माँ बेटी को एक दूर के कस्बे तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए राजी किया, जहां एक मशहूर पादरी के बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी बुरी आत्मा को भगा सकता है। कहते हैं कि वह पादरी बस एक बार हाथ लगाकर किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर देता है। डटन ने सौदा तय किया। अगले दिन जब वे निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक एक आदमी अस्तबल की छत से कूद पड़ा। उसे घोड़ा चोर समझकर डटन ने बिना कुछ पूछे उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन सोफी की माँ सिंड्रा ने समय रहते रोक लिया और तब पता चला कि उसका नाम निक है। वह कई सालों से सिंड्रा से एक तरफा प्यार करता था, इसलिए घर से निकलते वक्त सिंड्रा ने घर की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। दरअसल साल 1849 में अमेरिका में एक भयानक महामारी फैली थी। उस महामारी में डटन की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। इसीलिए डटन का मानना था कि सोफी कोई दानव नहीं बल्कि महामारी की वाहक है, लेकिन अंधविश्वासी सिंड्रा अपनी बात पर अड़ी रही। यही कारण था कि पूरे सफर के दौरान दोनों के बीच लगातार टकराव होता रहा। रात में जब वे वीरान इलाके में डेरा डालते हैं तभी सन्नाटे को चीरती हुई अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। आखिरकार उनका सामना लुटेरों से हो ही जाता है। एक महिला डाकू सबसे पहले सिंड्रा को बंधक बना लेती है। वह डटन को अपनी बंदूक फेंकने पर मजबूर करती है और फिर उसकी बंदूक को लात मारकर सीधा आग के अलावा में फेंक दिया। शुरू में डटन को लगा कि वे सिर्फ लूटपाट करने आए हैं, लेकिन डटन और उसके साथियों का सारा सामान छीन लेने के बाद भी वे लोग सिंड्रा की बेटी को अगवा करने की कोशिश करने लगे। तभी चुपचाप उनका पीछा करते हुए आया हुआ निक अचानक पेड़ से कूद पड़ा। पुरुष डाकू से उसकी हाथापाई होने लगी। धक्का मुक्की के दौरान डाकू की बंदूक गलती से चल गई और गोली सीधे महिला डाकू की आंख में जा लगी। स्थिति बिगड़ती देख महिला डाकू तुरंत घोड़े पर सवार होकर भाग निकली। डटन यह देखकर तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ पुरुष डाकू ने निक को झटक कर अलग किया। जैसे ही उसने देखा कि सिंड्रा आग में पड़ी बंदूक उठाने वाली है, वह झट से सिंड्रा को पकड़ लेता है। जब वह उसका गला दबाकर मारने ही वाला था तभी सिंड्रा ने जलने का खतरा उठाते हुए आग से बंदूक उठाई और पुरुष डाकू को गोली मार दी। इस घटना के बाद उनका सारा खाना और पानी महिला डाकू लूट कर ले गई। खाने और पानी के बिना वे रेगिस्तान में मुश्किल से कदम बढ़ा पा रहे थे। जल्द ही सोफी को गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखने लगे। डटन पानी की तलाश में पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन वहां उसे एक लाश दिखाई दी। उस समय अमेरिका में रेड इंडियनों के साथ भयंकर संघर्ष चल रहा था, इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद यह काम उन्हीं का हो सकता है। तीसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही डटन उठ गया। उसने पत्थरों पर जमी सुबह की ओस इकट्ठा की ताकि किसी तरह सोफी को थोड़ा पानी मिल सके। मौका देखकर उसने सोफी का मुंह भी जांच लिया। एक डॉक्टर होने के नाते वह अब भी यही मानता था कि सोफी किसी बीमारी की वाहक है, न कि किसी दानव का साया। चारों का यह छोटा सा दल फिर पूरे दिन बंजर इलाके में चलता रहा। पीछे चल रहा निक जो पहले से कमजोर था और लगातार साइकिल चलाने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छी बात यह रही कि डटन ने उसे एक दवा सुंघाई जिससे वह होश में आ गया। लेकिन जब वे आगे बढ़े तो सामने एक कैंप दिखाई दिया। सभी बेहद खुश हो गए। वे तेजी से वहां पहुंचे और देखा कि उस कैंप में एक बूढ़ी औरत और उसके बच्चे रहते हैं। खुशनसीबी से उस बूढ़ी औरत के पास पानी की भरपूर व्यवस्था थी। सबने जी भरकर पानी पिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि बूढ़ी औरत का बेटा हमेशा सिर पर हुड पहने रहता था। वह कहता था कि उसे कोई लाइलाज बीमारी है और उसकी बेटी वह कुर्सी पर सुन्न बैठी रहती थी, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। रेगिस्तान के बीच जहां दूर दूर तक न गांव न बस्ती थी, तो आखिर यह परिवार यहाँ कर क्या रहा था। दरअसल जब वे लोग अमेरिका सोना खोजने आए थे तब वे 20 से ज्यादा गाड़ियों और 10 से अधिक परिवारों के बड़े काफिले का हिस्सा थे। लेकिन 2 हमलों के बाद सिर्फ वे कुछ लोग ही बचे थे। पहला हमला इंडियनों ने किया था, उसमें उनके काफिले के लगभग सभी पुरुष मारे गए। दूसरा हमला और भी भयावह था, क्योंकि इस बार हमला करने वाले गोरे लोग थे। वे इंडियनों से भी ज्यादा निर्दयी निकले। उन्होंने सभी महिलाओं का अपमान किया, उनके सारे घुड्डों को मार डाला और हर तरह की दरिंदगी की मानो इंसान नहीं दरिंदे हों। यह सब सुनकर डटन को अचानक शराब की तलब लगने लगी। वह बहाना बनाकर बूढ़ी औरत की गाड़ी के पीछे गया ताकि 2 घूंट पी सके। लेकिन तभी उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। गाड़ी के अंदर एक शिशु का पालना रखा था, जबकि उस परिवार में कोई बच्चा था ही नहीं। तो फिर यह पालना वहां क्यों था? डटन के मन में तुरंत एक बुरा शक पैदा हुआ। वह दौड़कर वापस आया और सिंड्रा को बूढ़ी औरत के बर्तन का खाना इस्तेमाल करने से रोक दिया। तभी बूढ़ी औरत का असली चेहरा सामने आया। वे लोग तुरंत सोफी को लेकर वहां से भागना चाहते थे, लेकिन बूढ़ी औरत इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने देती। उसने सीधे सोफी की जान को दांव पर लगा दिया और डटन से हथियार डालने को कहा। फिर उसने अपने बेटे को इशारा किया और सबको काबू में कर लिया गया। अब डटन और उसके साथियों को समझ आया कि बूढ़ी औरत उनका घोड़ा छीनकर यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि वह औरत एक तरफ सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी और दूसरी तरफ उसने सोफी के दस्ताने उतार दिए और उसे आसानी से पकड़ लिया। बूढ़ी औरत ने सोफी के छोटे हाथ को पकड़ लिया। सिंड्रा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक बूढ़ी औरत के सीने में तेज दर्द उठा। वह अपना सीना पकड़कर गिरने लगी। मौका देखते ही सिंड्रा ने तुरंत अपनी बेटी को छुड़ा लिया। डटन अभी समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या है। तभी अचानक एक इंडियन बाहर आया और एक ही वार में बूढ़ी औरत के बेटे को मार गिराया। स्पष्ट था कि वह इंडियन काफी समय से वहीं छिपा हुआ था, लेकिन उसने उनकी जान क्यों बचाई ये किसी को समझ नहीं आया। हालांकि डटन और बाकी लोग इस पर सोचने का समय नहीं गवा सकते थे। वे जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से निकल गए। अगले दिन वही इंडियन जमीन पर चारों हाथ पैर फैलाकर ऐसे लेट गया मानो घायल हो। कुछ ही देर में गिद्धों का झुंड उसके ऊपर मंडराने लगा। तभी उसने अचानक आसमान की ओर बंदूक तानी और एक गिद्ध को मार गिराया। डटन और उसके साथी 2 दिनों से भूखे थे। अब इस इंडियन के साथ जुड़ जाने के बाद उन्हें खाने की चिंता नहीं रही। उस इंडियन का नाम विलियम शेक्सपियर था। पिछले 2 अनुभवों के बाद डटन अब अजनबियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, खासकर एक अनजान इंडियन पर तो बिल्कुल भी नहीं। तब विलियम ने अपनी टोपी उतारकर बताया कि उसने अपने कबीले में कोई गलती की थी जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया। उसके कबीले ने कहा था कि जब तक वह कोई शक्तिशाली जादू वापस लाकर साबित नहीं करता उसे दोबारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इंडियन लोक कथाओं में बाकुटार नामक एक दानव का जिक्र है। कहा जाता है कि उसने दुनिया में भयंकर बुराई फैलाई और फिर खुद कहीं छिप गया। मान्यता है कि अगर कोई उस दानव को पकड़कर उसकी आत्मा से शक्तिशाली जादू करे तो वे अपने कबीले को गोरे लोगों के हमलों से बचा सकते हैं। अपनी जादुई शक्ति दिखाने के लिए विलियम ने जमीन से 2 साधारण पत्थर उठाए, उन्हें अपनी हथेली में रगड़ा और देखते ही देखते
दिखते वे पत्थर एक हरे रत्न में बदल गए। डटन जो एक पक्का भौतिकवादी डॉक्टर था, इन सब जादुई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने चुनौती दी कि अगर सच में जादू है तो पानी का स्रोत ढूंढ कर दिखाओ। लेकिन अगले ही पल विलियम ने उसे चौंका दिया। जैसे ही वह सामने की झाड़ियों को पार करके आगे बढ़ा और वहां सचमुच एक नदी बहती दिखी। ये संयोग था या विलियम सच में कोई जादू जानता था, ये कोई नहीं समझ पाया। लेकिन इस खोज ने सबको लंबे समय बाद राहत दी। सिंड्रा ने मौका देखकर नदी में जाकर खुलकर स्नान किया। उधर पास में सोफी के साथ खेल रहा निक अनजाने में यह दृश्य देख बैठा। उसके दिल में सिंड्रा के लिए छिपा प्रेम और भी गहरा हो गया। रात को जब सिंड्रा और डटन आपस में बातें कर रहे थे, तभी उसने आखिरकार निक की कहानी बताई कि निक समय पर पहुंच गया था। उसे बचाने के लिए उसने शेरिफ को मार डाला और लाश को भी ठिकाने लगा दिया। 9 महीने बाद सिंड्रा ने सोफी को जन्म दिया। एक अश्वेत महिला का गोरे बच्चे को जन्म देना ही लोगों के लिए अजीब था और ऊपर से सोफी उस रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त थी। माँ बेटी ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन निक हमेशा उनके साथ खड़ा रहा और उन्हें संभालता रहा। इसी सहारे वे आज तक जिंदा रह पाए। इसी दौरान निक ने सिंड्रा और डटन को साथ देखा। उसका दिल टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। बात करते करते वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन असली डरावनी घटना तो अगली सुबह हुई। जब डटन जागा तो उसने देखा कि निक ने रहस्यमयी तरीके से अपना ही दिल निकाल लिया था और खून के तालाब में पड़ा था। डटन पहले से ही विलियम पर शक कर रहा था और जब उसने देखा कि सोफी भी गायब है तो सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि विलियम ने सोफी को ही बाकुटार समझ लिया था। वह शुरू से ही उन्हें धोखे से करीब आ रहा था ताकि सोफी को अपने साथ ले जा सके। दोनों पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि विलियम का पूरा कबीला आग में जल चुका था। सब राख हो चुके थे और कबीले के बीचों बीच सोफी बिल्कुल सुरक्षित बैठी थी। उसके हाथ में विलियम की टोपी थी। यह दृश्य देखकर सिंड्रा पूरी तरह टूट गई। भले ही सोफी उसकी अपनी बेटी थी, लेकिन अब वह उसे और अनदेखा नहीं कर सकती थी। जब डटन निक को दफनाने में व्यस्त था, तभी सिंड्रा सोफी को लेकर नदी की ओर गई और उसे डुबोकर मारने की कोशिश की। तभी डटन समय पर पहुंच गया। सिंड्रा को रोकने के लिए उसने हवा में गोली चलाई, लेकिन उसकी बंदूक पानी में भीग चुकी थी। गोली चलाते ही बंदूक फट गई। उसके टुकड़े सिंड्रा के कंधे में जा धंसे और डटन का एक हाथ भी उड़ गया। दर्द की परवाह किए बिना डटन ने तुरंत नदी से सोफी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सिंड्रा नदी की धारा में बह चुकी थी। बेबस डटन ने पहले अपना हाथ बांधा और फिर सोफी को लेकर अपने असली मकसद की ओर बढ़ गया। योजना के मुताबिक वह पादरी से सोफी का भूत प्रेत उतारने की गुहार लगाने वाला था। गांव वालों को पहले से ही सोफी की बुराई की खबर थी। वे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तभी पादरी रोज आगे आया और उसने गांव वालों को शांत किया। तभी डटन और सोफी को अस्थायी रूप से गांव में रहने दिया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक और बड़ा षड्यंत्र उनका इंतजार कर रहा है। पादरी उन्हें अपने घर ले गया और तय किया कि अगले दिन सोफी की झाड़ फूंक की जाएगी। उधर डटन जब नहाने और आराम की तैयारी कर रहा था, तभी वही महिला डाकू उसके पीछे आ खड़ी हुई। बिना उसे संभलने का मौका दिए उसने डटन के सिर पर जोरदार वार किया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब उसे पता चला कि यह पादरी असली नहीं बल्कि एक ढोंगी है। दरअसल रवाना होने से पहले सिंड्रा ने पादरी को एक टेलीग्राम भेजा था। पादरी को जब पता चला कि सिंड्रा अपनी बेटी का भूत प्रेत उतरवाने आ रही है, तो उसे डर हुआ कि वह सोफी को ठीक नहीं कर पाएगा। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने 2 डाकुओं को भेजा ताकि वे सिंड्रा को यहाँ तक पहुंचने से रोक दें। लेकिन एक डाकू मारा गया, दूसरी घायल हो गई और योजना असफल हो गई। इसके बाद पादरी ने उसी महिला डाकू को उकसाया और उसने बिना झिझक डटन को चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन पादरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि चट्टान से गिरने के बाद भी डटन जिंदा बच जाएगा। वह जल्दी ही होश में आ गया और अपने हाथ को पत्थर से कुचलकर उस भारी लोहे की जंजीर से खुद को आजाद कर लिया जो उसके पैर में बंधी थी। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर वापस पहुंचा तो वही सिंड्रा भी आ गई। एक मां होने के नाते उसे अपने दिन के किए पर गहरा पछतावा था। जब उसे पता चला कि पादरी ने उसकी बेटी को कैद कर लिया है, तो दोनों चुपके से पादरी के घर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने दरवाजे पर खड़े नौकर को मार गिराया, फिर अंदर घुसकर महिला डाकू को गोली मार दी। लेकिन जब उन्होंने सोफी को उठाया तो वह बेहोश पड़ी थी। कितना भी पुकारने पर वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। और तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। वह ढोंगी पादरी अपनी व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए डटन भी उसकी मीठी बातों में आ गया और उसे सचमुच शैतान का रूप समझ बैठा। लेकिन पादरी ने मौका पाकर फिर से उसके सिर पर वार कर दिया। जब वह सोफी की गुड़िया से उसका दम घोटने की कोशिश कर रहा था, तभी डटन ने पूरी ताकत से जमीन से बंदूक उठाई और बिना हिचकिचाए पादरी को गोली मार दी। उसी वक्त सोफी धीरे धीरे होश में आई और पहली बार डटन को पुकारा। सोफी को पहली बार बोलते सुनकर डटन का टूटा हुआ दिल फिर से पिघल गया। फिल्म के अंत में वही छोटी लड़की बड़ी हो चुकी होती है। वह अब भी दस्ताने पहनकर ही रहती है, लेकिन उसके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं है। आखिरकार यह फिल्म एक छोटी बच्ची की कहानी के जरिए न केवल उस दौर के धार्मिक पाखंड और ठगों को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विज्ञान पर विश्वास ही सच्चा उद्धार है। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।